कक्षा 12 इतिहास के प्रिय विद्यार्थियों, अध्याय 12 औपनिवेशिक शहर नगरीकरण नगर योजना स्थापत्य। आज इस विषय के संदर्भ में विस्तार से आपके बीच में चर्चा की जाएगी। इस अध्याय में हम औपनिवेशिक भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। औपनिवेशिक शहरों की चारित्रिक विशिष्टताओं का अन्वेषण करेंगे और उनमें होने वाली सामाजिक परिवर्तनों को देखेंगे। हम 3 बड़े शहरों मद्रास, कलकत्ता तथा बम्बई के विकास क्रम को गहनता से देखेंगे। तीनों शहर मूलतः मत्स्य ग्रहण तथा बुनाई के गांव थे। वे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के कारण व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। कंपनी के एजेंट 1639 में मद्रास तथा 1690 में कलकत्ता में बस गए। 1661 में बम्बई को ब्रिटेन के राजा ने कंपनी को दे दिया, जिसे उसने पुर्तगाल के शासक से अपनी पत्नी के दहेज के रूप में प्राप्त किया था। कंपनी ने इन 3 बस्तियों में व्यापारिक तथा प्रशासनिक कार्यालय स्थापित किए। फिर से आप यहाँ पर ध्यान रखें, 1661 में बम्बई को ब्रिटेन के राजा ने कंपनी को दे दिया था, जिसे उसने पुर्तगाल के शासक से अपनी पत्नी के दहेज के रूप में प्राप्त किया था। कंपनी ने इन 3 बस्तियों में व्यापारिक तथा प्रशासनिक कार्यालय स्थापित किए। आगे देखें आप। ओरिएंटल सीनरी 1798 में प्रकाशित डेनियल के चित्र पर आधारित थॉमस तथा विलियम डेनियल द्वारा फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास का दक्षिण पश्चिमी अवलोकन। माल से लदे यूरोपीय जहाज दूर क्षितिज पर अंकित हैं। अग्रभाग में मछुआरों की देसी नाव देखी जा सकती है। देखें आप यह चित्र, जो यूरोपीय जहाज और दूसरी तरफ ये मछुआरे, इनकी नाव जो नज़दीक हैं और ये क्षितिज पर दूर दिख रही हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य तक ये कस्बे बड़े शहर बन गए थे, जहां से नए शासक पूरे देश पर नियंत्रण करते थे। आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा नए शासकों के प्रभुत्व को दर्शाने के लिए संस्थानों की स्थापना की गई। भारतीयों ने इन शहरों में राजनीतिक प्रभुत्व का नए तरीकों से अनुभव किया। मद्रास, बम्बई और कलकत्ता के नक्शे अन्य पुराने भारतीय कस्बों से काफ़ी हद तक अलग थे और इन शहरों में बनाए गए भवनों पर अपने औपनिवेशिक उद्भव की स्पष्ट छाप थी। इमारतें क्या अभिव्यक्त करती हैं और स्थापत्य क्या जाहिर कर सकता है? इतिहास के छात्राओं को इस सवाल पर जरूर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। याद रखिए कि स्थापत्य हमारे विचारों को पत्थर, ईंट, लकड़ी या प्लास्टर के माध्यम से आकार देने में सहायक होते हैं। सरकारी अधिकारी के बंगले और अमीर व्यापारी के महलनुमा आवासों से लेकर श्रमिक के साधारण झोपड़ी तक भवन सामाजिक संबंधों और पहचानों को कई प्रकार से परिलक्षित करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की ओर पलायन। 1857 में ब्रिटिश सेना द्वारा शहर पर अधिकार करने के बाद दिल्ली के लोगों ने क्या किया, इसका वर्णन प्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब इस प्रकार करते हैं। दुश्मन को पराजित करने और भगा देने के बाद विजेताओं ब्रिटिश ने सभी दिशाओं से शहर को उजाड़ दिया। जो सड़क पर मिले उन्हें काट दिया गया। 2 से 3 दिनों तक कश्मीरी गेट से चांदनी चौक तक शहर की हर सड़क युद्धभूमि बनी रही। 3 द्वार, अजमेरी, तुर्कमान और दिल्ली अभी भी विद्रोहियों के कब्जे में थे। इन प्रतिशोधी आक्रोश तथा घृणा के नंगे नाच से लोगों के चेहरों पर रंग उड़ गया और बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं इन तीनों द्वारों से हड़बड़ाकर पलायन करने लगे। शहर के बाहर छोटे गांव और देवस्थलों में शरण ले अपनी वापसी के अनुकूल समय का इंतजार करते रहे। और देखें आप, पूर्व औपनिवेशिक काल में कस्बे और शहर। इससे पहले कि हम औपनिवेशिक काल में शहरों के विकास का अन्वेषण करें, हमें ब्रिटिश शासन के पहले की शताब्दियों के शहरों पर नज़र डालनी चाहिए। कस्बों को उनका चरित्र कैसे मिला? कस्बों को सामान्यतः ग्रामीण इलाकों के विपरीत परिभाषित किया जाता था। वे विशिष्ट प्रकार की आर्थिक गतिविधियों
और संस्कृतियों के प्रतिनिधि बनकर उभरे। लोग ग्रामीण क्षेत्र अंचलों में खेती, जंगलों में संग्रहण या पशुपालन के द्वारा जीवन निर्वाह करते थे। इसके विपरीत कस्बों में शिल्पकार, व्यापारी, प्रशासक तथा शासक रहते थे। कस्बों का ग्रामीण जनता पर प्रभुत्व होता था और वे खेती से प्राप्त करों और एक्सेस के आधार पर फलते फूलते थे। अक्सर कस्बों और शहरों की किलेबंदी की जाती थी, जो ग्रामीण क्षेत्रों से इनकी पृथकता को चिन्हित करती थी। फिर भी कस्बों और गांवों के बीच की पृथकता अनिश्चितता होती थी। किसान तीर्थ के लिए लंबी दूरियां तय करते थे और कस्बों से होकर गुजरते थे। वे अकाल के समय कस्बों में जमा भी हो जाते थे। इसके अतिरिक्त लोगों और माल का कस्बों से गांव की ओर विपरीत गमन भी था। जब कस्बों पर आक्रमण होते थे तो अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में शरण लेते थे। व्यापारी और फेरी वाले कस्बों से माल गांव ले जाकर बेचते थे, जिसके द्वारा बाजारों का फैलाव और उपभोग की नई शैलियों का सृजन होता था। 16वीं और 17वीं शताब्दियों में मुगलों द्वारा बनाए गए शहर जनसंख्या के केंद्रीकरण, अपने विशाल भवनों तथा अपनी शाही शोभा व समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। आगरा, दिल्ली और लाहौर शाही प्रशासन और सत्ता के महत्वपूर्ण केंद्र थे। मनसबदार और जागीरदार, जिन्हें साम्राज्य के अलग अलग भागों में क्षेत्र दिए गए थे, सामान्यतः इन शहरों में अपने आवास रखते थे। इन सत्ता केंद्रों में आवास एक अमीर की स्थिति और प्रतिष्ठा का संकेतक था। इन केंद्रों में सम्राट और कुलीन वर्ग की उपस्थिति के कारण वहाँ कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करना आवश्यक था। शिल्पकार कुलीन वर्ग के परिवारों के लिए विशिष्ट हस्तशिल्प का उत्पादन करते थे। ग्रामीण अंचलों से शहर के बाजारों में निवासियों और सेना के लिए अनाज लाया जाता था। राजकोष भी शाही राजधानी में ही स्थित था, इसलिए राज्य का राजस्व भी नियमित रूप से राजधानी में आता रहता था। सम्राट एक किलेबंद महल में रहता था और नगर एक दीवार से घिरा होता था, जिसमें अलग अलग द्वारों से आने जाने पर नियंत्रण रखा जाता था। नगरों के भीतर उद्यान, मस्जिदें, मंदिर, मकबरे, महाविद्यालय, बाजार तथा कारवांसराय स्थित होती थी। नगर का ध्यान महल और मुख्य मस्जिद की ओर होता था। दक्षिण भारत के नगरों जैसे मदुरई और कांचीपुरम में मुख्य केंद्र मंदिर होता था। ये नगर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी थे। धार्मिक त्यौहार अक्सर मेलों के साथ होते थे, जिसके तीर्थ और व्यापार जुड़ जाते थे। सामान्यतः शासक धार्मिक संस्थानों का सबसे ऊंचा प्राधिकारी और मुख्य संरक्षक होता था। समाज और शहर में अन्य समूहों और वर्गों का स्थान शासक के साथ उनके संबंधों से तय होता था। मध्यकालीन शहरों में शासक वर्ग के वर्चस्व वाली सामाजिक व्यवस्था में हर एक से अपेक्षा की जाती थी कि उसे समाज में अपना स्थान पता हो। उत्तर भारत, आप ये देखें, शाहजहानाबाद शहर के चारों ओर बनाई गई दीवार को 1857 के बाद ढहा दिया गया था। लाल किला नदी के किनारे पर दिखाई दे रहा है। दाईं तरफ फासले पर रिज में आप ब्रिटिश बसावट और छावनी देख सकते हैं। देखें आप यह चित्र। इस चित्र को अध्ययन करता गौर से देखें। उत्तर भारत में इस व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य कोतवाल नामक राजकीय अधिकारी का होता था, जो नगर में आंतरिक मामलों पर नजर रखता था और कानून व्यवस्था बनाए रखता था। 18वीं शताब्दी में परिवर्तन इस पर चले तब तक हम दिल्ली का कोतवाल। क्या आप जानते हैं कि हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दादा गंगाधर नेहरू 1857 के विद्रोह से पहले दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे। इस बारे में और जानकारी के लिए जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा आप पढ़ सकते हैं। 18वीं शताब्दी में परिवर्तन, यह सब 18वीं शताब्दी में बदलने लगा। राजनीतिक तथा व्यापारिक पुनर्गठन के साथ पुराने नगर पतनोन्मुख हुए और नए नगरों का विकास होने लगा। मुगल सेना के क्रमिक क्षरण के कारण ही उसके शासन से संबद्ध नगरों का अवसान हो गया। मुगल राजधानियों दिल्ली और आगरा से अपना राजनीतिक प्रभुत्व खो दिया। नई क्षेत्रीय ताकतों का विकास, क्षेत्रीय राजधानियां लखनऊ, हैदराबाद, सेरिंगपट्टम, पूना आज का पुणे, नागपुर, बड़ौदा तथा तंजौर आज का तंजावुर के बढ़ते महत्व में परिलक्षित हुआ। व्यापारी, प्रशासक, शिल्पकार तथा अन्य लोग पुराने मुगल केंद्रों से इन नई राजधानियों की ओर काम तथा
संरक्षण की तलाश में आने लगे। अन्य राज्यों के बीच निरंतर लड़ाइयों का परिणाम यह था कि भाड़े के सैनिकों को भी यहाँ तैयार रोजगार मिलता था। कुछ स्थानीय विशिष्ट लोगों तथा उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य से संबद्ध अधिकारियों ने भी इस अवसर का उपयोग कस्बे और गंज जैसी नई शहरी बस्तियों को बसाने में किया, परंतु राजनीतिक विकेंद्रीकरण के प्रभाव सब जगह एक जैसे नहीं थे। कई स्थानों पर नए सिरे से आर्थिक गतिविधियां बढ़ी, कुछ अन्य स्थानों पर युद्ध, लूटपाट तथा राजनीतिक अनिश्चितता आर्थिक पतन में परिणित हुई। व्यापार तंत्रों में परिवर्तन शहरी केंद्रों के इतिहास में परिलक्षित हुए। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने पहले मुगल काल में ही विभिन्न स्थानों पर आधार स्थापित कर लिए थे। पुर्तगालियों ने 1510 में पणजी में, डचों ने 1605 में मछलीपट्टनम में, अंग्रेजों ने मद्रास में 1639 में तथा फ्रांसीसियों ने 1673 में पांडिचेरी में, आज का पुदुचेरी में व्यापारिक गतिविधियों में विस्तार के साथ ही इस व्यापारिक केंद्रों के आसपास नगर विकसित होने लगे। 18वीं शताब्दी के अंत तक स्थल आधारित साम्राज्यों का स्थान शक्तिशाली जल आधारित यूरोपीय साम्राज्यों ने ले लिया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्यवाद तथा पूंजीवाद की शक्तियां अब समाज के स्वरूप को परिभाषित करने लगी थी। मध्य 18वीं शताब्दी के परिवर्तन का यह नया चरण आरंभ हुआ जब व्यापारिक गतिविधियां अन्य स्थानों पर केंद्रित होने लगी थी। तो आप देखें यह चित्र नदी से गोवा शहर का एक दृश्य, जे ग्रेग द्वारा 1812। और इसे देखिए आप, कस्बा ग्रामीण अंचल में एक छोटे नगर को कहा जाता है जो सामान्यतया स्थानीय विशिष्ट व्यक्ति का केंद्र होता है। गंज एक छोटे अस्थायी बाजार को कहा जाता है। कस्बा और गंज दोनों कपड़ा, फल, सब्जी तथा दूध उत्पादों से संबद्ध थे। विशिष्ट परिवारों तथा सेना के लिए सामग्री उपलब्ध कराते थे। शहरों के नाम, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता शब्द उन गांवों के अंग्रेजी प्रभावित नाम हैं जहां अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी व्यापारिक चौकियां बनाई थी। अब उन्हें चेन्नई, मुंबई और कोलकाता कहा जाने लगा है। 17वीं शताब्दी में विकसित हुए सूरत, मछलीपट्टनम तथा ढाका पतनोन्मुख हो गए। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद जैसे जैसे अंग्रेजों ने राजनीतिक नियंत्रण हासिल किया और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार फैला, मद्रास, कलकत्ता और बम्बई जैसे औपनिवेशिक बंदरगाह शहर तेजी से नई आर्थिक राजधानियों के रूप में उभरे। औपनिवेशिक प्रशासन और सत्ता के केंद्र भी बन गए। नए भवनों और संस्थानों का विकास हुआ तथा शहरी स्थानों को नए तरीके से व्यवस्थित किया गया। नए रोजगार विकसित हुए। लोग इन औपनिवेशिक शहरों की ओर उमड़ने लगे। लगभग 1800 तक ये जनसंख्या के लिहाज से भारत के विशालतम शहर बन गए थे। औपनिवेशिक शहरों की पड़ताल, औपनिवेशिक रिकॉर्ड्स और शहरी इतिहास। औपनिवेशिक शासन बेहिसाब आंकड़ों और जानकारियों के संग्रह पर आधारित था। अंग्रेजों ने अपने व्यावसायिक मामलों को चलाने के लिए व्यापारिक गतिविधियों का विस्तृत ब्यौरा रखा था। बढ़ते शहरों में जीवन की गति और दिशा पर नजर रखने के लिए वे नियमित रूप से सर्वेक्षण करते थे, सांख्यिकी आंकड़े इकट्ठा करते थे और विभिन्न प्रकार की सरकारी रिपोर्ट प्रकाशित करते थे। प्रारंभिक वर्षों से ही औपनिवेशिक सरकार ने मानचित्र तैयार करने पर खास ध्यान दिया। सरकार का मानना है कि किसी जगह की बनावट और भूदृश्य को समझने के लिए नक्शे जरूरी होते हैं। इस जानकारी के सहारे वे इलाके पर ज़्यादा बेहतर नियंत्रण कायम कर सकते थे। जब शहर बढ़ने लगे तो वे न केवल उनके विकास की योजना तैयार करने के लिए बल्कि व्यवसाय को विकसित करने और अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए भी नक्शे बनाए जाने लगे। शहरों और नक्शों से हमें उन स्थान पर पहाड़ियों, नदियों व हरियाली का पता चलता है। ये सारी चीज़ें रक्षा संबंधी उद्देश्यों के लिए योजना तैयार करने में बहुत काम आती हैं। इसके अलावा घाटों की जगह, मकानों की सघनता और गुणवत्ता तथा सड़कों की स्थिति आदि से इलाके की व्यावसायिक संभावनाओं का पता लगाने और कराधान टैक्स व्यवस्था की रणनीति बनाने में मदद मिलती है। 19वीं सदी के आखिर से अंग्रेजों ने वार्षिक नगरपालिका कर वसूली के जरिए शहरों के रखरखाव के वास्ते पैसा इकट्ठा करने की कोशिशें शुरू कर दी थी। टकरावों से बचने के लिए उन्होंने कुछ जिम्मेदारियां निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों को भी सौंपी
हुई थी। आंशिक लोक प्रतिनिधित्व से लैस नगर निगम जैसे संस्थानों का उद्देश्य शहरों में जलापूर्ति, निकासी, सड़क निर्माण और स्वास्थ्य व्यवस्था जैसी अत्यावश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना था। दूसरी तरफ नगर निगमों की गतिविधियों से नए तरह के रिकॉर्ड्स पैदा हुए, जिन्हें नगरपालिका रिकॉर्ड रूम में संभाल कर रखा जाने लगा। शहरों के फैलाव पर नज़र रखने के लिए नियमित रूप से लोगों की गिनती की जाती थी। 19वीं सदी के मध्य तक विभिन्न क्षेत्रों में कई जगह स्थानीय स्तर पर जनगणना की जा चुकी थी। अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास 1872 में किया गया। इसके बाद 1881 से 10 की हर साल 10 साल में होने वाली जनगणना एक नियमित व्यवस्था बन गई। भारत में शहरीकरण का अध्ययन करने के लिए जनगणना से निकले आंकड़े एक बहुमूल्य स्रोत हैं। जब हम इन रिपोर्टों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे पास ऐतिहासिक परिवर्तन को मापने के लिए ठोस जानकारी उपलब्ध है। बीमारियों से होने वाली मौतों की सारणियों का अंतहीन सिलसिला या उम्र, लिंग, जाति एवं व्यवसाय के अनुसार लोगों को गिनने की व्यवस्था से संख्याओं का एक विशाल भंडार मिलता है, जिससे सटीकता का भ्रम पैदा हो जाता है। लेकिन इतिहासकारों ने पाया है कि यह आंकड़े भ्रामक हो सकते हैं। इन आंकड़ों का इस्तेमाल करने से पहले हमें इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि आंकड़े किसने इकट्ठे किए और उन्हें क्यों तथा कैसे इकट्ठा किया गया था। हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि किस चीज़ को मापा गया था और किस चीज़ को नहीं मापा गया था। मिसाल के तौर पर जनगणना एक ऐसा साधन थी जिसके जरिए आबादी के बारे में सामाजिक जानकारियों को सुगम्य आंकड़ों में तब्दील किया जाता था। लेकिन इस प्रक्रिया में कई भ्रम थे। जनगणना आयुक्तों ने आबादी के विभिन्न तबकों का वर्गीकरण करने के लिए अलग अलग श्रेणियां बना दी थी। कई बार यह वर्गीकरण निहायत अतार्किक होता था और लोगों की परिवर्तनशीलता व परस्पर काटती पहचानों को पूरी तरह नहीं पकड़ पाता था। भला ऐसे व्यक्ति को किस श्रेणी में रखा जाएगा जो कारीगर भी था और व्यापारी भी? जो आदमी अपनी ज़मीन पर खुद खेती करता है और उपज को खुद शहर ले जाता है, उसको किस श्रेणी में गिना जाएगा? उसे किसान माना जाएगा या व्यापारी? आप यह चित्र देखें। बम्बई का मानचित्र का असल दुर्ग नामक गोले में घिरा हिस्सा किलाबंद आबादी का अंग था। बिंदुकित भाग में वे 7 द्वीप दर्शाए गए जिन्हें भूमि विकास परियोजनाओं के जरिए एक दूसरे से जोड़ दिया गया था। ये देखिए आप। बॉम्बे बहुधा लोग खुद भी इस प्रक्रिया में मदद देने से इनकार कर देते थे या जनगणना आयुक्तों को गलत जवाब देते थे। काफ़ी अरसे तक वे जनगणना कार्यों को संदेह की दृष्टि से देखते रहे। लोगों का लगता था कि सरकार नए टैक्स लागू करने के लिए जांच करवा रही है। ऊंची जात के लोग अपने घर की औरतों के बारे में जानकारी देने से हिचकिचाते थे। महिलाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे घर के भीतरी हिस्से में दुनिया से कट कर रहें। उनके बारे में सार्वजनिक दृष्टि या सार्वजनिक जांच को सही नहीं माना जाता था। जनगणना अधिकारियों ने यह भी पाया कि बहुत सारे लोग ऐसी पहचानों का दावा करते थे जो ऊंची हैसियत की मानी जाती थी। शहरों में ऐसे लोग भी थे जो फेरी लगाते थे या काम न होने पर मजदूरी करने लगते थे। इस तरह के बहुत सारे लोग जनगणना कर्मचारियों के सामने खुद को अक्सर व्यापारी बताते थे, क्योंकि उन्हें मजदूरी के मुकाबले व्यापार ज़्यादा सम्मानित गतिविधि लगती थी। मृत्यु दर और बीमारियों से संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा करना भी लगभग असंभव था। बीमार पड़ने की जानकारी भी लोग प्रायः नहीं देते थे। बहुत बार इलाज और गैर लाइसेंसी डॉक्टरों से करा लिया जाता था। ऐसे में बीमार या मौत की घटनाओं का सटीक हिसाब लगाना कैसे संभव था? कहने का मतलब ये है कि इतिहासकारों को जनगणना जैसे स्रोतों का भारी एहतियात से इस्तेमाल करना पड़ता था। उन्हें जनगणना के पीछे निहित संभावित पूर्वाग्रहों को ध्यान में रखते हुए इन संख्याओं की सावधानी से पड़ताल करनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि यह संख्याएं क्या नहीं बता रही हैं। मगर जनगणना और नगर पालिका जैसे संस्थाओं के सर्वेक्षण, मानचित्रों और रिकॉर्डों के सहारे औपनिवेशिक शहरों का पुराने शहर के मुकाबले ज़्यादा विस्तार से अध्ययन किया जा सकता है।
बदलाव के रुझान। जनगणनाओं का सावधानी से अध्ययन करने पर कुछ दिलचस्प रुझान सामने आते हैं। सन 1800 के बाद हमारे देश में शहरीकरण की रफ्तार धीमी रही। पूरी 19वीं सदी और 20वीं सदी के पहले 2 दशकों तक देश की कुल आबादी में शहरी आबादी का हिस्सा बहुत मामूली और स्थिर रहा। 1900 से 1940 के बीच 40 सालों के दरमियान शहरी आबादी 10% से बढ़कर लगभग 13% हो गई थी। अपरिवर्तनशीलता के नीचे विभिन्न क्षेत्रों में शहरी विकास के रुझानों में उल्लेखनीय उतार चढ़ाव छिपे हुए हैं। छोटे कस्बों के पास आर्थिक रूप से विकसित होने से ज़्यादा मौके नहीं थे। दूसरी तरफ कोलकाता, जो उस समय कलकत्ता के नाम से, आप ये देखें नक्शे क्या बताते हैं और क्या छिपाते हैं, इसको करीब से देखें आप। सर्वेक्षण पद्धतियों के विकास सटीक वैज्ञानिक औजारों और ब्रिटिश शाही जरूरतों की वजह से मानचित्रों को बड़ी सावधानी के साथ तैयार किया जाता था। सर्वे ऑफ इंडिया भारत सर्वेक्षण का गठन 1878 में किया गया था। इस समय तैयार किए गए नक्शों से हमें काफ़ी सारी जानकारी तो मिलती है, साथ ही अंग्रेज शासकों की सोच में निहित भेदभाव भी उजागर हो जाता है। मसलन शहर में गरीबी की बड़ी बड़ी बस्तियों को नक्शे पर चिन्हित ही नहीं किया गया, क्योंकि शासकों के लिए उनका मत तो नहीं था। परिणामस्वरूप यह मान लिया गया कि नक्शे पर मौजूद ये रिक्त स्थान अन्य विकास योजनाओं के लिए उपलब्ध हैं। जब इन योजनाओं को शुरू किया गया तो वहाँ से गरीबों को हटा दिया गया। दूसरी तरफ कलकत्ता, बम्बई और मद्रास तेजी से फैले और जल्दी ही विशाल शहर बन गए। कहने का मतलब यह है कि नए व्यावसायिक एवं प्रशासनिक केंद्रों के रूप में इन 3 शहरों के पनपने के साथ साथ कई दूसरे तत्कालीन शहर कमजोर भी पड़ते जा रहे थे। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का केंद्र होने के नाते ये शहर भारतीय सूती कपड़े जैसे निर्यात उत्पादों के लिए संग्रह डिपो थे। मगर इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति के बाद इस प्रवाह की दिशा बदल गई और इन शहरों में ब्रिटेन के कारखानों में बनी चीज़ें उतरने लगी। भारत से तैयार माल की बजाय कच्चे माल का निर्यात होने लगा। इस आर्थिक गतिविधि का स्वरूप ऐसा था कि उसने औपनिवेशिक शहरों को देश के परंपरागत शहरों और कस्बों से बिल्कुल अलग ला खड़ा किया। 1853 में रेलवे की शुरुआत हुई। इससे शहरों की काया पलट कर दी। आर्थिक गतिविधियों का केंद्र परंपरागत शहरों से दूर जाने लगा, क्योंकि ये शहर पुराने मार्गों और नदियों के समीप थे। हर एक रेलवे स्टेशन कच्चे माल का संग्रह केंद्र और आयातित वस्तुओं का वितरण बिंदु बन गया। उदाहरण के लिए गंगा के किनारे स्थित मिर्जापुर दक्कन से कपास तथा सूती कपड़ों के संग्रह का केंद्र था, जो बम्बई तक जाने वाली रेलवे लाइन के अस्तित्व में आने के बाद अपनी पहचान खोने लगा था। रेलवे नेटवर्क के विस्तार के बाद रेलवे वर्कशॉप और रेलवे कॉलोनियों की भी स्थापना शुरू हो गई। जमालपुर, वाल्टेयर और बरेली जैसे रेलवे नगर अस्तित्व में आए। इधर आप देखें भारत में शहरीकरण, कुल आबादी में शहरी आबादी का प्रतिशत 1991 9.4, 1891 9.4, 1901 10%, और 1911 9.4%, 1921 10.2%, 1931 11.1%, 1941 12.8%। ये आबादी आपकी भारत में शहरीकरण, कुल आबादी में शहरी आबादी का प्रतिशत दर्शा रहा है। जनगणना के अलावा ऐसी 2 विधियाँ बताइए जिनके माध्यम से आधुनिक शहरों में आंकड़े इकट्ठा करने और उनको संकलित करने का काम अत्यंत महत्वपूर्ण बन चुका है। सांख्यिकीय आंकड़ों या शहरों के नक्शों में से किसी एक का अध्ययन कीजिए। पता लगाइए कि ये आंकड़े किसने और क्यों इकट्ठा किए। इस तरह के संग्रह में कौन से संभावित भेदभाव छिपे हो सकते हैं, कौन सी जानकारियाँ थीं जिनको दर्ज नहीं किया गया। यह पता लगाइए कि वे नक्शे क्यों बनाए गए और क्या उनमें शहरों के सभी भागों को समान बारीकी से चिन्हित किया गया है। यह देखें, आप चित्र देखें। फोर्ट एरिया का बोरा बाजार 1885। जैसे जैसे बम्बई फैली, फोर्ट एरिया में भी भीड़ बढ़ने लगी। व्यापारी, दुकानदार और नौकरी पेशा लोग इस इलाके में आने लगे। बहुत सारे नए बाजार खुले और बड़ी बड़ी इमारतें बनने लगी। इसके भीड़ भड़ाके से चिंतित अंग्रेजों ने फोर्ट के उत्तरी इलाकों से भारतीयों को खदेड़ने की कोशिश शुरू कर दी। नए शहर कैसे थे, चित्र आप देख लें।
कलकत्ता में ओल्ड फोर्ट घाट, टॉमस एवं विलियम डेनियल का उत्कीर्ण चित्र। 1787। ओल्ड फोर्ट पानी के किनारे बनाया गया था। कंपनी का माल यहीं उतारा जाता था। स्थानीय लोग यहाँ नहाने धोने के लिए आते थे। बंदरगाह, किले और सेवाओं के केंद्र। 18वीं सदी तक मद्रास, कलकत्ता और बम्बई महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुके थे, जहाँ की आबादियाँ वसी वे चीज़ों के संग्रह के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कारखाने यानी वाणिज्यिक कार्यालय इन्हीं बस्तियों में बनाया और यूरोपीय कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण सुरक्षा के उद्देश्य से इन बस्तियों की किलेबंदी कर दी। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, कोलकाता में फोर्ट विलियम और बम्बई में फोर्ट ए इलाके ब्रिटिश आबादी के रूप में जाने जाते थे। यूरोपीय व्यापारियों के साथ लेन देन चलाने वाले भारतीय व्यापारी, कारीगर और कामगार इन किलों के बाहर अलग बस्तियों में रहते थे। यूरोपियों और भारतीयों के लिए शुरू से ही अलग क्वार्टर बनाए गए थे। उस समय के लेखन में उन्हें व्हाइट टाउन, गोरा शहर और ब्लैक टाउन, काला शहर के नाम से उद्धृत किया जाता था। राजनीतिक सत्ता अंग्रेजों के हाथ में आ जाने के बाद यह नस्ली फर्क और तीखा हो गया। 19वीं सदी के मध्य में रेलवे के फैलते नेटवर्क ने इन शहरों को शेष भारत से जोड़ दिया। नतीजा यह हुआ कि जहाँ से कच्चा माल और मजदूर आते थे, ऐसे देहाती और दूर दराज इलाके भी इन बंदरगाह शहरों से गहरे तौर पर जुड़ने लगे, क्योंकि कच्चा माल निर्यात के लिए इन शहरों में आता था और सस्ते श्रम की कोई कमी नहीं थी, इसलिए वहाँ कारखाने लगाना आसान था। 1850 के दशक के बाद भारतीय व्यापारियों और उद्यमियों ने बम्बई में सूती कपड़ा मिलें लगाई। कलकत्ता के बाहरी इलाकों में यूरोपियों के स्वामित्व वाली जूट मिलें खोली गईं। यह भारत में आधुनिक औद्योगिकी विकास की शुरुआत की। हालांकि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास इंग्लिश कारखानों के लिए कच्चा माल बेचते थे और पूंजीवाद जैसी आधुनिक आर्थिक ताकतों के बल पर मजबूती से सामने आ चुके थे, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से फैक्ट्री उत्पादन पर आधारित नहीं थी। इन शहरों की ज़्यादातर कामकाजी आबादी उस श्रेणी में आती थी जिसे अर्थशास्त्री तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र कहते हैं। उस समय यहाँ सही मायनों में केवल दो औद्योगिक शहर थे, एक कानपुर, दूसरा जमशेदपुर। कानपुर में चमड़े की चीज़ें, ऊनी और सूती कपड़े बनते थे, जबकि जमशेदपुर स्टील उत्पादन के लिए विख्यात था। भारत कभी भी एक आधुनिक औद्योगिक देश नहीं बन पाया, क्योंकि पक्षपातपूर्ण औपनिवेशिक नीतियों ने हमारे औद्योगिक विकास को आगे नहीं बढ़ने दिया। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास बड़े शहर तो बने, लेकिन इससे औपनिवेशिक भारत की समूची अर्थव्यवस्था में कोई नाटकीय इजाफा नहीं हुआ। एक नया शहरी परिवेश, औपनिवेशिक शहर नए शासकों की वाणिज्यिक संस्कृति को प्रतिबिंबित करते थे। राजनीतिक सत्ता और संरक्षण भारतीय शासकों के स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों के हाथ में जाने लगी। दुभाषीय, बिचौलिए, व्यापारी और माल आपूर्तिकर्ता के रूप में काम करने वाले भारतीयों का भी इस नए शहरों में एक महत्वपूर्ण स्थान था। नदी या समुद्र किनारे आर्थिक गतिविधियों से गोदियों और घाटियों का विकास हुआ। समुद्र किनारे गोदाम, वाणिज्यिक कार्यालय, जहाजरानी उद्योग के लिए बीमा एजेंसियां, यातायात डिपो और बैंकिंग स्थानों की स्थापना होने लगी। कंपनी के मुख्य प्रशासकीय कार्यालय समुद्र तट से दूर बनाए गए। कलकत्ता में स्थित राइटर्स बिल्डिंग इस तरह का एक दफ्तर हुआ करती थी। यहाँ राइटर्स का आशय क्लर्कों से था। यह ब्रिटिश शासन में नौकरशाही के बढ़ते कद का संकेत था। किले की चार दीवारी के आसपास यूरोपीय व्यापारियों और एजेंटों ने यूरोपीय शैली के महलनुमा मकान बना लिए थे। कुछ ने शहर की सीमा से सटे उपशहरी मुफस्सिल इलाकों में बगीचा घर बना लिए थे। शासक वर्ग के लिए नस्ली विभेद पर आधारित क्लब, रेस कोर्स और रंगमंच भी बनाए गए। आप इधर देखें, दी ओल्ड कोर्ट हाउस और राइटर्स बिल्डिंग, टॉमस एवं विलियम डेनियल, 1786। दाएं हाथ पर कोर्ट हाउस, न्यायालय परिसर के खुले तोरण, पथ वाले बरामदे और लंबे खंभों को 1772 में ढहा दिया गया था। इसके बगल में राइटर्स बिल्डिंग खड़ी है, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी, जिसे भारत में आने पर राइटर्स कहा जाता था, रहते थे। बाद में यह इमारत सरकारी कार्यालय बना दी गई। एक बार आप देख लें चित्र को।
ये देखें, चौरंगी में नई इमारतें, टॉमस एवं विलियम डेनियल, 1787। मैदान के पूर्वी किनारे पर अंग्रेजों के निजी मकान 18वीं सदी के आखिरी में बनने लगे थे। इनमें से ज़्यादातर मकान पल्लडियन शैली के थे, जिनमें गर्मियों से बचने के लिए खंभों के सहारे बड़े बरामदे बनाए जाते थे। अमीर भारतीय एजेंटों और बिचौलियों ने बाजारों के आसपास ब्लैक टाउन में परंपरागत ढंग से दलानी मकान बनवाए। उन्होंने भविष्य में पैसा लगाने के लिए शहर के भीतर बड़ी बड़ी ज़मीनें भी खरीद ली थी। अपने अंग्रेज स्वामियों को प्रभावित करने के लिए त्योहारों के समय रंगीन दावतों का आयोजन करते थे। समाज में अपनी हैसियत साबित करने के लिए उन्होंने मंदिर बनवाए। मजदूर वर्ग के लोग अपने यूरोपीय और भारतीय स्वामियों के लिए खानसामा, पालकी वाहक, गाड़ीवान, चौकीदार, पोर्टर और निर्माण व गोदी मजदूर के रूप में विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराते थे। वे शहर के विभिन्न इलाकों में कच्ची झोपड़ियों में रहते थे। 19वीं सदी के मध्य में औपनिवेशिक शहर का स्वरूप और भी बदल गया। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में अंग्रेजों का रवैया विद्रोह की लगातार आशंका से तय होने लगा था। उनको लगता था कि शहरों की और अच्छी तरह हिफाजत करना जरूरी है और अंग्रेजों को देशियों के खतरे से दूर, ज़्यादा सुरक्षित और पृथक बस्तियों में रहना चाहिए। पुराने कस्बों के इर्द गिर्द चारागाहों और खेतों को साफ कर दिया गया। सिविल लाइन्स के नाम से नए शहरी इलाके विकसित किए गए। सिविल लाइन्स में केवल गोरों को बसाया गया। छावनियों को भी सुरक्षित स्थानों के रूप में विकसित किया गया। छावनियों में यूरोपीय कमान के अंतर्गत भारतीय सैनिक तैनात किए जाते थे। ये इलाके मुख्य शहर से अलग लेकिन जुड़े हुए होते थे। चौड़ी सड़कों, बड़े बगीचों में बने बंगलों, बैरकों, परेड मैदान और चर्च आदि से लैस ये छावनियाँ यूरोपीय लोगों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल थी। ये देखें आप, ये मार्बल पैलेस, संगमरमर महल, कलकत्ता, यह नए शहरी संभ्रांत वर्ग के किसी भारतीय परिवार द्वारा बनवाई गई सबसे भव्य इमारतों में से एक थी। द मार्बल पैलेस, संगमरमर महल, कलकत्ता। इसको देखें आप, चितपुर बाजार, चार्ल्स डी आयली द्वारा चितपुर बाजार कोलकाता में ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन की सीमा पर स्थित था। यहाँ विभिन्न प्रकार के मकानों को देखिए। एक तरफ अमीर जमींदार की ईंटों से बनी इमारत है और दूसरी तरफ फूस से बनी गरीबों की झोपड़ियाँ। तस्वीर में दिखाई दे रहे मंदिर को अंग्रेज ब्लैक पगोडा कहते थे, जिसका वहाँ रहने वाले गोविंद राम मित्तर नामक जमींदार ने निर्माण कराया था। नस्ल पर आधारित भाषा के चलते नाम भी अक्सर स्याही में रंगे होते थे। तो थी ही भारतीय कस्बों की घनी और, इसको देख लें आप, महल, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं और वहीं बगल में घास फूस की झोपड़ी। भारतीय कस्बों की घनी और बेतरतीब बसावट के विपरीत व्यवस्थित शहरी जीवन का एक नमूना भी थी। अंग्रेजों की नज़र में काले इलाके न केवल अराजकता और हो हल्ले के केंद्र थे, वे गंदगी और बीमारी का स्रोत भी थे। काफ़ी समय तक अंग्रेजों की दिलचस्पी गोरों की आबादी में सफाई और स्वच्छता बनाए रखने तक ही सीमित थी। लेकिन जब हैजा और प्लेग जैसी महामारियाँ फैलीं और हजारों लोग मारे गए तो औपनिवेशिक अफसरों को स्वच्छता व सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा कड़े कदम उठाने की ज़रूरत महसूस हुई। उनको भय था कि कहीं ये बीमारी ब्लैक टाउन से व्हाइट टाउन में भी न फैल जाए। 1860-70 के दशकों से साफ सफाई के बारे में कड़े प्रशासकीय उपाय लागू किए गए और भारतीय शहरों में निर्माण गतिविधियों पर अंकुश लगाया गया। लगभग इसी समय भूमिगत पाइप आधारित जलापूर्ति, निकासी और नाली निर्माण भी निर्मित की गई। इस प्रकार भारतीय शहरों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए स्वच्छता निगरानी भी एक अहम तरीका बन गया। पहला, हिल स्टेशन। छावनियों की तरह हिल स्टेशन, पर्वतीय सैरगाह भी औपनिवेशिक शहरी विकास का एक खास पहलू थी। हिल स्टेशनों की स्थापना और बसावट का संबंध सबसे पहले ब्रिटिश सेना की ज़रूरतों से था। शिमला, वर्तमान शिमला की स्थापना गुरखा युद्ध 1815 से 1816 के दौरान की गई। अंग्रेज मराठा 1818 युद्ध के कारण अंग्रेजों की दिलचस्पी माउंट आबू में बनी, जबकि दार्जिलिंग को 1835 में सिक्किम के राजाओं ने
राजाओं से छीना गया था। ए हिल स्टेशन फौजियों को ठहराने, सरहद की चौकसी करने और दुश्मन के खिलाफ हमला बोलने के लिए महत्वपूर्ण स्थान थे। ये चित्र देखें आप, शिमला के एक औपनिवेशिक मकान का चित्र। यह सर जॉन मार्शल का आवास था। भारतीय पहाड़ों की मृदु और ठंडी जलवायु को फायदे की चीज़ माना जाता था, खास तौर से इसलिए कि अंग्रेज गर्म मौसम को बीमारियां पैदा करने वाला मानते थे। उन्हें गर्मियों के कारण हैजा और मलेरिया की सबसे ज़्यादा आशंका रहती थी। वे फौजियों को इन बीमारियों से दूर रहने की पूरी कोशिश करते थे। सेना की भारी भरकम मौजूदगी के कारण यह स्थान पहाड़ियों में एक नई तरह की छावनी बन गए। इन हिल स्टेशनों को सेनेटोरियम के रूप में भी विकसित किया गया था। सिपाहियों को यहाँ विश्राम करने और इलाज कराने के लिए भेजा जाता था। क्योंकि हिल स्टेशनों की जलवायु यूरोप की ठंडी जलवायु से मिलती जुलती थी, इसलिए नए शासकों को वहाँ की आबो हवा काफ़ी लुभाती थी। वायसराय अपने पूरे अमले के साथ हर साल गर्मियों में हिल स्टेशनों पर डेरा डाल लिया करते थे। 1864 में वायसराय जॉन लॉरेंस ने अधिकृत रूप से अपनी काउंसिलिंग शिमला में स्थानांतरित कर दी और इस तरह गर्म मौसम में राजधानियां बदलने के सिलसिले पर विराम लगा दिया। शिमला भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ, प्रधान सेनापति का भी अधिकृत आवास बन गया। हिल स्टेशन ऐसे अंग्रेजों और यूरोपियनों के लिए आदर्श स्थान थे जो अपने घर जैसी मिलती जुलती बस्तियां बसाना चाहते थे। उनकी इमारतें यूरोपीय शैली की होती थी। अलग अलग मकानों के बाद एक दूसरे से कटे विला और बागों के बीच में स्थित कॉटेज बनाए जाते थे। एंग्लिकन चर्च और शैक्षणिक संस्थान आंग्ल आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते थे। सामाजिक दावत, चाय बैठक, पिकनिक, रात्रिभोज, मेले, रेस और रंगमंच जैसी घटनाओं के रूप में यूरोपियों का सामाजिक जीवन भी एक खास किस्म का था। रेलवे के आने से ये परिवर्ती सैरगाहें बहुत तरह के लोगों की पहुंच में आ गई। अब भारतीय भी वहां जाने लगे। उच्च और मध्यम वर्गीय लोग, महाराजा, वकील और व्यापारी सैर सपाटे के लिए इन स्थानों पर जाने लगे। वहां उन्हें शासकीय यूरोपीय अभिजन के निकट होने का संतोष मिलता था। हिल स्टेशन औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण थे। पास के हुए इलाकों में चाय और काफ़ी बागानों की स्थापना से मैदानी इलाकों से बड़ी संख्या में मजदूर वहां आने लगे। इसका नतीजा यह हुआ कि अभी हिल स्टेशन केवल यूरोपीय लोगों की सैरगाह नहीं रह गए थे। एक चित्र देखें आप, मनाली हिमाचल का एक गांव। यद्यपि अंग्रेजों ने पहाड़ों में औपनिवेशिक स्थापत्य शैलियों का इस्तेमाल किया, लेकिन स्थानीय लोग पहले की तरह ही रहते रहे। नए शहरों में सामाजिक जीवन। साधारण भारतीय आबादी के लिए नए शहर दांतों तले उंगली दबा लेने का अनुभव थे। जहाँ जिंदगी हमेशा दौड़ती भागती सी दिखाई देती थी, वहाँ चरम संपन्नता और गहन गरीबी दोनों के दर्शन एक साथ होते थे। घोड़ा गाड़ी जैसे नए यातायात साधन और बाद में ट्रामों और बसों के आने से यह हुआ कि अब लोग शहर के केंद्र से दूर जाकर भी बस सकते थे। शहर के साथ काम की जगह और रहने की जगह दोनों एक दूसरे से अलग होते गए। घर से दफ्तर या फैक्ट्री जाना एक नए किस्म का अनुभव बन गया। यद्यपि पुराने शहरों में मौजूद सामंजस्य और वाकफियत का एहसास गायब था, लेकिन टाउन हॉल, सार्वजनिक पार्क, रंगशालाओं और 20वीं सदी में सिनेमा हॉलों जैसे सार्वजनिक स्थानों के बनने से शहरों में लोगों को मिलने जुलने की उत्तेजक नई जगह और अवसर मिलने लगे थे। शहरों में नए सामाजिक समूह बने तथा लोगों की पुरानी पहचानें महत्वपूर्ण नहीं रही। तमाम वर्गों के लोग बड़े शहरों में आने लगे। क्लर्कों, शिक्षकों, वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, अकाउंटेंट्स की मांग बढ़ती जा रही थी। नतीजा मध्य वर्ग बढ़ता गया। उनके पास स्कूल, कॉलेज और लाइब्रेरी जैसे नए शिक्षा संस्थानों तक अच्छी पहुंच थी। शिक्षित होने के नाते वे समाज और सरकार के बारे में अखबारों, पत्रिकाओं और सार्वजनिक सभाओं में अपनी राय व्यक्त कर सकते थे। बहस और चर्चा का एक नया सार्वजनिक दायरा पैदा हुआ। सामाजिक रीति रिवाज, कायदे कानून और तौर तरीकों पर सवाल उठने लगे। लेकिन बहुत सारे सामाजिक बदलाव स्वाभाविक रूप से या आसानी से नहीं आ रहे थे। शहरों में औरतों के लिए नए अवसर थे। पत्र पत्रिकाओं, आत्मकथाओं और पुस्तकों के माध्यम से मध्यवर्गीय औरतें खुद को अभिव्यक्त करने का प्रयास कर रही थी। परंपरागत पितृसत्तात्मक कायदे कानूनों को बदलने की इन कोशिशों से बहुत सारे लोगों को असंतोष था। रूढ़वादियों को भय था कि अगर औरतें पढ़ लिख गईं तो वे दुनिया को उलट कर रख देंगी और पूरी सामाजिक व्यवस्था का आधार खतरे में पड़ जाएगा। यहाँ तक कि महिलाओं की शिक्षा का समर्थन करने वाले सुधारक भी औरतों को माँ और पत्नी की परंपरागत
भूमिकाओं में ही देखते थे और चाहते थे कि वे घर की चारदीवारी के भीतर ही रहें। समय बीतने के साथ सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की उपस्थिति बढ़ने लगी। वे नौकरानी और फैक्ट्री मजदूर, शिक्षिका, रंगकर्मी और फिल्म कलाकार के रूप में शहर के नए व्यवसायों में दाखिल होने लगी। लेकिन ऐसी महिलाओं को लंबे समय तक सामाजिक रूप से सम्मानित नहीं माना जाता था जो घर से निकलकर सार्वजनिक स्थलों में जा रही थी। शहरों में मेहनतकश गरीबों या कामगारों का एक नया वर्ग उभर रहा था। ग्रामीण इलाकों के गरीब रोजगार की उम्मीद में शहरों की तरफ भाग रहे थे। कुछ लोगों को शहर नए अवसरों का स्रोत दिखाई देते थे, कुछ को एक भिन्न जीवन शैली का आकर्षण खींच रहा था। उनके लिए यह एक ऐसी चीज़ थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। शहर में जीने की लागत पर अंकुश रखने के लिए ज़्यादातर पुरुष प्रवासी अपना परिवार गांव में छोड़कर आते थे। शहर की ज़िंदगी एक संघर्ष थी। नौकरी पक्की नहीं थी, खाना महंगा था, रियायत का खर्चा उठाना मुश्किल था। फिर भी गरीबों ने वहां प्रायः अपनी एक अलग जीवंत शहरी संस्कृति रच ली थी। वे धार्मिक त्योहारों, तमाशों, लोक रंगमंच और स्वांग आदि में उत्साहपूर्वक हिस्सा लेते थे, जिनमें ज़्यादातर उनके भारतीय और यूरोपीय स्वामियों का मजाक उड़ाया जाता था। आप इधर देखें चित्र। 19वीं सदी के आखिर की एक कालीघट पेंटिंग स्त्री सत्ता के बारे में पुरुषों की बेचैनी की अक्सर एक ऐसी तस्वीर के जरिए दर्शाया जाता था जिसमें औरत एक जादूगरनी के भेष में आदमी को भेड़ बना देती है। जैसे जैसे औरतें पढ़ लिखकर अपने घर की चार दीवारी से निकलने लगी, लोकप्रिय तस्वीरों में औरतों की ऐसी छवियां खूब दिखाई देने लगी। अपने निवास स्थान से सबसे नज़दीक पड़ने वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है, पता लगाइए। उसका निर्माण कब कराया गया और उसे माल ढुलाई के लिए बनाया गया था, सवारी यातायात के लिए। अन्य लोगों से पूछिए कि वे स्टेशन के बारे में क्या जानते हैं। आप स्टेशन पर कितनी बार जाते हैं और क्यों। मछुआरों की नज़र में यह 20वीं सदी की शुरुआत में जेलेपाड़ा मछुआरों के क्वार्टर, कलकत्ता के लोगों में प्रचलित एक स्वांग का हिस्सा। दिल में एक भावना से कलकत्ता में आया, कैसन कैसन मजा हम हिया देखने पाया। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, गिरजा, मस्जिद, एक लोटा में मिलता दूध, पानी, सब चीज़, छोटा बड़ा आदमी सब बाहर करके दांत झापड़ मार के बोलता है अंग्रेजी में बात। पृथक्करण, नगर योजना और भवन निर्माण। यद्यपि मद्रास, कलकत्ता और बम्बई तीनों औपनिवेशिक शहर पहले से भारतीय कस्बों और शहरों से अलग थे, लेकिन उनमें कुछ साँचे तत्व थे और उनके भीतर कुछ अनूठी बातें पैदा हो चुकी थी। इनकी जांच करने पर औपनिवेशिक शहरों के बारे में हमारी समझ में निश्चय ही इजाफा होगा। मद्रास में बसावट और पृथक्करण। कंपनी ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र सबसे पहले पश्चिमी तट पर सूरत के सुस्थापित बंदरगाह को बनाया था। बाद में वस्त्र उत्पादों की खोज में अंग्रेज व्यापारी पूर्वी तट पर जा पहुँचे। 1639 में उन्होंने मद्रासपट्टनम में एक व्यापारिक चौकी बनाई। इस बस्ती को स्थानीय लोग चेनापट्टनम कहते थे। कंपनी ने वहां बसने पर अधिकार स्थानीय तेलुगु सामंतों, कालाहस्ती के नायकों से खरीदा था, जो अपने इलाके में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाना चाहते थे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्रतिद्वंदिता 1746 से 63 के कारण अंग्रेजों को मद्रास की किलेबंदी करनी पड़ी और अपने प्रतिनिधियों को ज़्यादा राजनीतिक या प्रशासनिक जिम्मेदारियां सौंप दी। 1761 में फ्रांसीसियों की हार के बाद मद्रास और सुरक्षित हो गया। वह एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक शहर के रूप में विकसित होने लगा। यहाँ अंग्रेजों का वर्चस्व और भारतीय व्यापारियों की कमतर हैसियत साफ दिखाई देती थी। फोर्ट सेंट जॉर्ज किला व्हाइट टाउन का केंद्र बन गया, जहाँ ज़्यादातर यूरोपी रहते थे। दीवारों और बुर्जों ने इसे एक खास किस्म की घेरेबंदी का रूप दे दिया था। किले के भीतर रहने का फैसला रंग और धर्म के आधार पर किया जाता था। कंपनी के लोगों को भारतीयों के साथ विवाह करने की इजाज़त नहीं थी। यूरोपी ईसाई होने का डच और पुर्तगालियों को वहां रहने की छूट थी। प्रशासकीय और न्यायिक व्यवस्था की संरचना भी गोरों के पक्ष में थी। संख्या की दृष्टि से कम होते हुए भी यूरोपी लोग शासक थे और मद्रास का विकास शहर में रहने वाले मुट्ठी भर गोरों की जरूरतों और सुविधाओं के हिसाब से
किया जा रहा था। ब्लैक टाउन किले के बाहर विकसित हुआ इस आबादी को भी सीधी कतारों में बसाया गया था, जो कि औपनिवेशिक शहरों की विशिष्टता थी। लेकिन 18वीं सदी के पहले दशक के मध्य में उसे ढहा दिया गया ताकि किले के चारों तरफ एक सुरक्षा क्षेत्र बनाया जा सके। इसके बाद उत्तर की दिशा में दूर जाकर एक नया ब्लैक टाउन बसाया गया। इस बस्ती में बुनकरों, कारीगरों, बिचौलियों और दुभाषियों को रखा गया था, जो कंपनी के व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। यह चित्र देखें आप। मद्रास का नक्शा। फोर्ट सेंट जॉर्ज के इर्द गिर्द बना व्हाइट टाउन बाएं सिरे पर आप देखें, पुराना ब्लैक टाउन दाहिने सिरे पर। फोर्ट सेंट जॉर्ज घेरे में स्थित है। ध्यान से देखिए ब्लैक टाउन को किस तरह बसाया गया है। ये गोरों के लिए और ये कालों के लिए। ये जो दो शब्द हैं बहुत कुछ व्याख्या कर रहे हैं, व्हाइट टाउन एंड ब्लैक टाउन। ये देखिए दूसरा चित्र। ब्लैक टाउन मद्रास का एक हिस्सा टॉमस और विलियम डेनियल द्वारा चित्रित। ओरिएंटल सीनरी में प्रकाशित डेनियल के एक रेखाचित्र पर आधारित 1798। पुराने ब्लैक टाउन को ढहाकर यह खुला मैदान तैयार किया गया था। मूल रूप से इसे गोलीबारी में सुविधा के लिए साफ किया गया था, लेकिन बाद में हरे मैदान के रूप में छोड़ दिया गया। क्षितिज पर आप किले से दूर विकसित हो रहे नए ब्लैक टाउन की झलक देख सकते हैं। देखें, नया ब्लैक टाउन परंपरागत भारतीय शहरों जैसा था। वहाँ मंदिर और बाजार के इर्द गिर्द रिहायशी मकान बनाए गए थे। शहर के बीच से गुजरने वाली आड़ी टेढ़ी संकरी गलियों में अलग अलग जातियों के मोहल्ले थे। चिंताद्रिपेट इलाका केवल बुनकरों के लिए था। बासरमेट पेट में रंगसाज और धोबी रहते थे। रायापुरम में ईसाई मल्लाह रहते थे जो कंपनी के लिए काम करते थे। मद्रास को बहुत सारे गांवों को मिलाकर विकसित किया गया था। यहाँ विविध समुदायों के लिए अवसरों और स्थानों का प्रबंध था। नाना प्रकार के आर्थिक कार्य करने वाले कई समुदाय आए और मद्रास में ही बस गए। दुबास ऐसे भारतीय लोग थे जो स्थानीय भाषा और अंग्रेजी दोनों ही बोलना जानते थे। एजेंट और व्यापारी के रूप में काम करते थे और भारतीय समाज व गोरों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। वे संपत्ति इकट्ठा करने के लिए सरकार में अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते थे। ब्लैक टाउन में परोपकारी कार्यों और मंदिरों को संरक्षण प्रदान करने से समाज में उनकी शक्तिशाली स्थिति स्थापित होती थी। शुरुआत में कंपनी के तहत नौकरी पाने वालों में लगभग सारे विल्लालार होते थे। यह एक स्थानीय ग्रामीण जाति जिसने ब्रिटिश शासन के कारण मिले नए मौक़ों का बढ़िया फ़ायदा उठाया। 19वीं सदी में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से ब्राह्मण भी शासकीय महकमों में इसी तरह के पदों के लिए जोर लगाने लगे। तेलुगु कोमाटी समुदाय एक ताकतवर व्यावसायिक समूह था जिसका शहर के अनाज व्यवसाय पर नियंत्रण था। 18वीं सदी से गुजराती बैंकर भी यहाँ मौजूद थे। पेरियार और बिन्नीयार गरीब कामगार वर्ग में ज़्यादा थे। आरकोट के नवाब पास ही स्थित ट्रिप्लिकेन में जा बसे थे, जो एक अच्छी खासी मुस्लिम आबादी का केंद्र बन गया। इससे पहले माइलापुर और ट्रिप्लिकेन हिंदू धार्मिक केंद्र थे जहां अनेक ब्राह्मणों को भरण पोषण मिलता था। सांथोम और वहां का गिरजा रोमन कैथोलिक समुदाय का केंद्र था। वे सभी बस्तियां मद्रास शहर का हिस्सा बन गई। इस प्रकार बहुत सारे गाँवों को मिला लेने से मद्रास दूर तक फैली अल्पसघन आबादी वाला शहर बन गया। इस बात पर यूरोपीय यात्रियों का भी ध्यान गया और सरकारी अफसरों ने भी उस पर टिप्पणी की। जैसे जैसे अंग्रेजों की सत्ता मजबूत होती गई, यूरोपीय निवासी किले से बाहर जाने लगे। गार्डन हाउसेज, बगीचों वाले मकान, सबसे पहले माउंट रोड और पूनामाली। यह देखिए आप, पूनामाली पर बना एक गार्डन हाउस।
पूना माली रोड इन दोनों सड़कों पर बनने शुरू हुई। एक किले से छावनी तक जाने वाली सड़कें थी। इस दौरान संपन्न भारतीय भी अंग्रेजों की तरह रहने लगे थे। परिणामस्वरूप मद्रास के इर्द गिर्द स्थित गाँवों की जगह बहुत सारे नए उपशहरी इलाकों ने ले ली। यह इसलिए संभव था क्योंकि संपन्न लोग परिवहन सुविधाओं की लागत वहन कर सकते थे। गरीब लोग अपने काम की वजह से नज़दीक पड़ने वाले गांवों में बस गए। मद्रास के बढ़ते शहरीकरण का परिणाम यह था कि इन गांवों के बीच वाले इलाके शहर के भीतर आ गए। इस तरह मद्रास एक अर्ध ग्रामीण सा शहर दिखने लगा। कलकत्ता में नगर नियोजन। आधुनिक नगर नियोजन की शुरुआत औपनिवेशिक शहरों से हुई। इस प्रक्रिया में भूमि उपयोग और भवन निर्माण के नियमन के जरिए शहर के स्वरूप को परिभाषित किया गया। इसका एक मतलब यह था कि लोगों में शहरों के जीवन को सरकार ने नियंत्रित करना शुरू कर दिया था। इसके लिए एक योजना तैयार करना और पूरी शहरी परिधि का स्वरूप तैयार करना जरूरी था। यह प्रक्रिया अक्सर इस सोच से प्रेरित होती थी शहर कैसा दिखना चाहिए और उसे कैसे विकसित किया जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखा जाता था कि विभिन्न स्थानों को कैसे व्यवस्थित करना चाहिए। इस दृष्टि से विकास की सोच और विचारधारा प्रतिबिंबित होती थी और उसका क्रियान्वयन जमीन, उसके बासिंदों और संसाधनों पर नियंत्रण के जरिए किया जाता था। इसकी कई वजह थी कि अंग्रेजों ने बंगाल में अपने शासन के शुरू से ही नगर नियोजन का कार्यभार अपने हाथों में क्यों ले लिया था। एक फौरी वजह तो रक्षा उद्देश्यों से संबंधित थी। 1756 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर हमला किया और अंग्रेज व्यापारियों द्वारा माल गोदाम के तौर पर बनाए गए छोटे किले पर कब्जा कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी नवाब की संप्रभुता पर लगातार सवाल उठा रहे थे। वे न तो कस्टम ड्यूटी चुकाना चाहते थे और न ही नवाब द्वारा तय किए गए कारोबार की शर्तों पर काम करना चाहते थे। सिराजुद्दौला अपनी ताकत का लोहा मनवाना चाहता था। कुछ समय बाद 1757 प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ऐसा नया किला बनाने का फैसला किया जिस पर आसानी से हमला न किया जा सके। कलकत्ता की सुल्तान नाती, कोलकाता और गोविंदपुर इन तीनों गांवों को मिलाकर बनाया गया था। कंपनी ने इन तीनों में सबसे दक्षिण में पड़ने वाले गोविंदपुर गांव की जमीन को साफ करने के लिए वहां के व्यापारियों और बुनकरों को हटने का आदेश जारी किया। नवनिर्मित फोर्ट विलियम के इर्द गिर्द एक विशाल जगह खाली छोड़ दी गई, जिसे स्थानीय लोग मैदान या गारेर मठ कहने लगे थे। खाली मैदान रखने का मकसद यह था कि अगर दुश्मन की सेना किले की तरफ बढ़े तो उस पर किले से बेरोक टोक गोलाबारी की जा सके। जब अंग्रेज को कलकत्ता में अपनी उपस्थिति अस्थायी दिखाई देने लगी तो वे फोर्ट से बाहर मैदान के किनारे पर भी आवासीय इमारतें बनाने लगे। कलकत्ता में अंग्रेजों की बस्तियां इसी तरह अस्तित्व में आनी शुरू हो गई। फोर्ट के इर्द गिर्द की विशाल खुली जगह जो अभी भी मौजूद है, यहाँ की एक पहचान बन गई। यह कलकत्ता में नगर नियोजन की दृष्टि से पहला उल्लेखनीय काम था। कलकत्ता में नगर नियोजन का इतिहास केवल फोर्ट विलियम और मैदान के निर्माण के साथ पूरा होने वाला नहीं था। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बने। उन्होंने कलकत्ता में अपने गवर्नमेंट हाउस के नाम से एक महल बनवाया। यह इमारत अंग्रेजों की सत्ता का प्रतीक थी। कलकत्ता में आ जमने के बाद वेलेस्ली शहर के हिंदुस्तानी आबादी वाले हिस्से की भीड़भाड़, ज़रूरत से ज़्यादा हरियाली, गंदे तालाब, सड़ांध और निकासी की खस्ता हालत को देखकर परेशान हो उठा। अंग्रेज़ों को इन चीज़ों की इसलिए परेशानी थी क्योंकि उनका मानना था कि दलदली ज़मीन और ठहरे हुए पानी के तालाबों से जहरीली गैस निकलती है, जिससे बीमारियां फैलती हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु को वैसे भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और शक्ति का क्षय करने वाला माना जाता था। शहर को ज़्यादा स्वास्थ्यपरक बनाने का एक तरीका यह ढूंढा गया कि शहर में खुले स्थान छोड़े जाएं। वेलेस्ली ने 1803 में नगर योजना की आवश्यकता पर यह प्रशासनिक आदेश जारी किया और इस विषय में कई कमेटियों का गठन किया। बहुत सारे बाजार, घाटों, कब्रिस्तानों और चर्मशोधन इकाइयों को साफ किया गया या हटा दिया गया। इसके बाद जन स्वास्थ्य एक ऐसा विचार बन गया जिसकी शहरों की सफाई और नगर नियोजन परियोजना में बार बार दुहाई दी जाने लगी। वेलेस्ली की विदाई के बाद नगर नियोजन का काम सरकार की मदद में लॉटरी कमेटी 1817 ने जारी रखा। लॉटरी कमेटी का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि नगर सुधार के लिए पैसे की व्यवस्था जनता के बीच लॉटरी बेचकर की जाती थी। इसका मतलब है कि 19वीं सदी के शुरुआती दशकों तक शहर के विकास के लिए पैसे की व्यवस्था करना अभी भी केवल सरकार की नहीं बल्कि संवेदनशील नागरिकों की जिम्मेदारी ही माना जाता था। लॉटरी कमेटी ने शहर का एक नया नक्शा बनवाया जिसमें कलकत्ता की एक मुकम्मल तस्वीर सामने आ सके। कमेटी की प्रमुख गतिविधियों में शहर के हिंदुस्तानी आबादी वाले हिस्से में सड़क निर्माण और नदी के किनारों
से अवैध कब्जे हटाना शामिल था। शहर के भारतीय हिस्से को साफ सुथरा बनाने के मुहिम में कमेटी ने बहुत सारी झोपड़ियों को साफ कर दिया और मेहनतकश गरीबों को वहां से बाहर निकाल दिया। उन्हें कलकत्ता के बाहरी किनारे पर जगह दी गई। अगले कुछ दशकों में महामारी की आशंका से नगर नियोजन की अवधारणा को और बल मिला। 1817 में हैजा फैलने लगा और 1896 में प्लेग ने शहर को अपनी चपेट में ले लिया। चिकित्सा विज्ञान अभी इन बीमारियों की वजह स्पष्ट नहीं कर पाया था। सरकार ने उस समय के स्वीकृत, आगे हम विस्तार से चर्चा करें, इससे पूर्व हम आपको कुछ उन चित्रों को दिखाते हैं। गोलाबारी के लिए जगह, कोलकाता के लिए जो पैटर्न तैयार किया गया था उसे बहुत सारे दूसरे शहरों में दोहराया गया। 1857 के विद्रोह के दौरान बहुत सारे शहर विद्रोहियों के गढ़ बन गए थे। विद्रोह के बाद अंग्रेज उन स्थानों को अपने लिए सुरक्षित बनाने लगे। उदाहरण के लिए उन्होंने दिल्ली में लाल किले पर कब्जा किया और वहां अपनी सेना तैनात कर दी। उन्होंने किले के नज़दीक बनी इमारतों को साफ करके भारतीय मोहल्लों और किले के बीच काफ़ी फासला बना दिया। इस कारगुजारी के पीछे भी दलील वही थी कि जो 100 साल पहले कलकत्ता में दी गई। अगर कभी शहर के लोग दोबारा फिरंगी राज के खिलाफ खड़े हो जाएं तो उन पर गोली चलाने के लिए खुली जगह जरूरी थी। यह चित्र देखें आप। गवर्नमेंट हाउस कलकत्ता, चार्ल्स डी आइली, 1848। गवर्नर जनरल का निवास गवर्नमेंट हाउस में हुआ करता, जिसे वेलेजली ने ब्रिटिश राज की भव्यता के प्रतीक के रूप में बनवाया था। ये देखें आप, कलकत्ता में चितपुर रोड की तरफ जाते हुए रास्ते में पड़ने वाला एक बाजार। शहर के स्थानीय समुदायों के लिए बाजार व्यावसायिक और सामाजिक दोनों तरह के विनिमय का स्थान था। यूरोप के लोग बाजार को देखकर आकर्षित भी होते थे, लेकिन उन्हें भीड़ भरा और गंदा भी मानते थे। स्वास्थ्य, अब आगे चलिए। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और शक्ति का क्षय करने वाला माना जाता था। शहर को ज़्यादा स्वास्थ्यपरक बनाने का एक तरीका यह ढूंढा गया कि शहर में खुले स्थान छोड़े जाएं और बहुत सारे 1803 में नगर नियोजन की आवश्यकता पर एक प्रशासकीय आदेश जारी किया गया। इस विषय में कई कमेटियां का गठन हुआ। बहुत सारे बाजारों, घाटों, कब्रिस्तानों और चर्म शोधन इकाइयों को साफ किया गया या हटा दिया गया। इसके बाद जन स्वास्थ्य एक ऐसा विचार बन गया जिसकी शहरों की सफाई और नगर नियोजना की परियोजना में बार बार दुहाई दी जाने लगी। अब आप ये देख सकते हैं, हर तरह की गड़बड़ियों को नियंत्रित करने के लिए 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेजों को यह महसूस होने लगा कि सामाजिक जीवन के सभी आयामों को नियंत्रित करने के लिए अस्थायी और सार्वजनिक नियम बनाना जरूरी है। यहाँ तक कि निजी इमारतों और सार्वजनिक सड़कों का निर्माण भी स्पष्ट रूप से संहिताबद्ध मानक नियमों के अनुसार होना आवश्यक था। वेलेजली ने कलकत्ता मिनट्स 1803 में लिखा था, यह सरकार की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वह इस विशाल शहर में सड़कों, नालियों और जलमार्गों में सुधार की एक समग्र व्यवस्था बनाकर तथा मकानों व सार्वजनिक भवनों के निर्माण व प्रसार के बारे में अस्थायी नियम बनाकर और हर तरह की गड़बड़ियों को नियंत्रित करने के लिए अस्थायी नियम बनाकर यहाँ के निवासियों को स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुविधा उपलब्ध कराए। आगे देखें आप, सरकार ने उस समय के स्वीकृत सिद्धांत जीवन परिस्थितियों और बीमारियों के फैलाव के बीच सीधा संबंध होता था ने कार्रवाई किया। सोच द्वारकानाथ टैगोर और रुस्तम जी कोवास जी जैसे शहर के जाने माने हिंदुस्तानियों का समर्थन हासिल था। उन लोगों का मानना था कि कोलकाता को ज़्यादा स्वास्थ्यकर बनाना जरूरी है। घनी आबादी वाले इलाकों को अस्वच्छ माना जाता था क्योंकि वहाँ सूरज की रोशनी सीधे नहीं आ पाती थी और हवा निकासी का इंतजाम नहीं था। इसलिए कामकाजी लोगों की झोपड़ियों या बस्तियों को निशाना बनाया गया। उन्हें तेज़ी से हटाया जाने लगा। मजदूर, फेरी वाले, कारीगर और बेरोजगार यानी शहर के गरीबों को एक बार फिर दूर वाले इलाकों में ढकेल दिया गया। बार बार आग लगने से भी निर्माण नियमन में सख्ती की जरूरत दिखाई दे रही थी। उदाहरण के लिए 1836 में इसी आशंका के चलते फूस की झोपड़ियों को अवैध घोषित कर दिया गया और मकानों में ईंटों की छत को अनिवार्य बना दिया गया। 19वीं सदी आते आते शहर में सरकारी दखलंदाजी और ज़्यादा सख्त हो चुकी थी। वो जमाना लग चुका था जब नगर नियोजन को सरकार और निवासियों दोनों की साझा जिम्मेदारी माना जाता था। वित्त पोषण, फंडिंग सहित नगर नियोजन के बारे में आयामों को सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। इस आधार पर और ज़्यादा तेजी से झुग्गियों को हटाया जाने लगा और दूसरे इलाकों की कीमत पर ब्रिटिश आबादी वाले हिस्सों को तेज़ी से विकसित किया जाने लगा।
स्वास्थ्यकर और अस्वास्थ्यकर के नए विभेद के सहारे व्हाइट और ब्लैक टाउन वाले नस्ली विभाजन को और बल मिला। नगर निगम में मौजूद भारतीय नुमाइंदों ने शहर की यूरोपीय आबादी वाले इलाकों के विकास पर जरूरत से ज़्यादा ध्यान दिए जाने का विरोध किया। इस सरकारी नीतियों के विरुद्ध जनता के प्रतिरोध ने भारतीयों के भीतर उपनिवेशवाद के विरोधी और राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ावा दिया। वेलेजली ने सरकार की जिम्मेदारी को किस तरह परिभाषित किया, इस भाग को पढ़िए और चर्चा कीजिए कि इन विचारों को लागू किया जाता तो उनसे शहर में रहने वाले भारतीयों पर क्या असर पड़ता है। बस्ती बांग्ला और हिंदी का मतलब मूल रूप से मोहल्ला या बसावट हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजों ने शब्द का संकुचित कर दिया और उसे गरीबों की कच्ची झोपड़ियों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटिश दस्तावेजों में बस्तियों को गांधी झोपड़पट्टियों के रूप में पेश किया जाने लगा। यहाँ देखिए आप, लैटरी कमेटी सुधारों के बाद कलकत्ता में यूरोपीय टाउन का एक भाग। यहाँ आप विशाल परिसरों में यूरोपीय मकान देख सकते हैं। ये साल्ट द्वारा बनाई गई योजना से 1825, ये देखिए यह चित्र। जैसे जैसे कलकत्ता की एक बस्ती जैसे जैसे ब्रिटिश साम्राज्य फैला, अंग्रेज कलकत्ता, बम्बई और मद्रास जैसे शहरों को शानदार शाही राजधानियों में तब्दील करने की कोशिश करने लगे। उनकी सोच से ऐसा लगता था कि मानो शहरों की भव्यता से ही शाही सत्ता की ताकत प्रतिबिंबित होती है। आधुनिक नगर योजना में ऐसी हर चीज़ को शामिल किया गया जिसके प्रति अंग्रेज अपनेपन का दावा करते थे। तर्कसंगत क्रम व्यवस्था, सटीक क्रियान्वयन, पश्चिमी सौंदर्यात्मक आदर्श, शहरों का साफ और व्यवस्थित, नियोजित और सुंदर होना जरूरी था। बम्बई में भवन निर्माण, यदि इस शाही दृष्टि को साकार करने का एक तरीका नगर नियोजन था, तो दूसरा तरीका यह भी था कि शहरों में भव्य इमारतों के मोती टांग दिए जाएं। शहरों में बनने वाले इमारतों में किले, सरकारी दफ्तर, शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक इमारतें, स्मारकीय मीनारें, व्यावसायिक डिपो, यहाँ तक कि गोदियाँ और पुल कुछ भी हो सकता था। बुनियादी तौर पर ये इमारतें रक्षा, प्रशासन और वाणिज्यिक जैसी प्राथमिक आवश्यकताओं को पूर्ति करती थी, लेकिन ये साधारण इमारतें नहीं थीं। अक्सर ये इमारतें शाही सत्ता, राष्ट्रवाद और धार्मिक वैभव जैसे विचारों का प्रतिनिधित्व भी करती थी। आइए देखें कि बम्बई में इस सोच को अमली जामा किस तरह बनाया गया। शुरुआत में बम्बई 7 टापुओं का इलाका था। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, इन टापुओं को एक दूसरे से जोड़ दिया गया ताकि ज़्यादा जगह पैदा की जा सके। इस तरह आखिरकार ये टापू एक दूसरे से जुड़ गए और एक विशाल शहर अस्तित्व में आया। बम्बई औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी थी। पश्चिमी तट पर एक प्रमुख बंदरगाह होने के नाते यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था। 19वीं सदी के अंत तक भारत का आधा निर्यात और आयात बम्बई से होता था। इस व्यापार की एक महत्वपूर्ण वस्तु अफीम थी। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से चीन को अफीम का निर्यात करती थी। भारतीय व्यापारी और बिचौलिए इस व्यापार में हिस्सेदार थे और उन्होंने बम्बई की अर्थव्यवस्था को मालवा, राजस्थान और सिंध जैसी अफीम उत्पादक इलाकों से जोड़ने में मदद ली। कंपनी के साथ यह गठजोड़ उनके लिए मुनाफे का सौदा था और इससे भारतीय पूंजीपति वर्ग का विकास हुआ। बम्बई के पूंजीपति वर्ग में फारसी, मारवाड़ी, कोंकणी, मुसलमान, गुजराती, बनिए, बोहरा, यहूदी और आर्मीनियाई विभिन्न समुदायों के लोग शामिल थे। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा है, जब 1861 में अमेरिकी गृह युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका के दक्षिण भाग से आने वाली कपास अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आना बंद हो गई। इससे भारतीय कपास की मांग पैदा हुई, जिसकी खेती मुख्य रूप से दक्कन में की जाती थी। भारतीय व्यापारियों और बिचौलियों के लिए बेहिसाब मुनाफे का मौका था। 1869 में स्वेज नहर को खोला गया, जिससे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बम्बई के साथ और मजबूत हुए। बम्बई सरकार और भारतीय व्यापारियों के लिए इस अवसर का लाभ उठाते हुए बम्बई को भारत का सरताज शहर घोषित कर दिया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक बम्बई में भारतीय व्यापारी कॉटन मिल जैसे नए उद्योगों में अपना पैसा लगा रहे थे। निर्माण गतिविधियों में भी उनका काफ़ी दखल रहता था। जैसे जैसे बम्बई की अर्थव्यवस्था फैली, 19वीं सदी के मध्य से रेलवे और जहाजरानी की विस्तार तथा प्रशासकीय संरचना विकसित करने की जरूरत भी पैदा होने लगी। उसमें बहुत सारी नई इमारतें बनाई गईं। इन इमारतों में शासकों की संस्कृति और आत्मविश्वास झलकता था।
इनकी स्थापत्य या वास्तु शैली यूरोपीय शैली पर आधारित थी। यूरोपीय शैलियों के इस आयात में शाही दृष्टि कई तरह से दिखाई देती थी। पहली बात, इसमें एक अजनबी देश में जाना पहचाना सा भूदृश्य रचने की और उपनिवेश में भी घर जैसा महसूस करने की अंग्रेजों की चाह प्रतिबिंबित होती हैं। दूसरा, अंग्रेजों को लगता था कि यूरोपीय शैली उनकी श्रेष्ठता, अधिकार और सत्ता का प्रतीक होंगी। तीसरा, वे सोचते थे कि यूरोपीय ढंग की दिखने वाली इमारतों से औपनिवेशिक स्वामियों और भारतीय प्रजा के बीच फर्क और फासला साफ दिखने लगा। शुरुआत में ये इमारतें परंपरागत भारतीय इमारतों के मुकाबले अजीब सी दिखाई देती थी, लेकिन धीरे धीरे भारतीय भी यूरोपीय स्थापत्य शैली के आदी हो गए और उन्होंने इसे अपना लिया। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने अपनी ज़रूरतों के मुताबिक कुछ भारतीय शैलियों को अपना लिया। इसकी एक मिसाल उन बंगलों को माना जा सकता है जिसे बम्बई और पूरे देश में सरकारी अफसरों के लिए बनाया जाता था। इसके लिए सरकार का बुंगलो शब्द बंगाल के बंगला शब्द से निकलता है, जो एक परंपरागत फूस की बनी झोपड़ी होती है। अंग्रेजों ने उसे अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बदल लिया था। औपनिवेशिक बंगाल एक ज़मीन पर बना होता था। उसमें रहने वालों को न केवल प्राइवेसी मिलती थी, बल्कि उनके और भारतीय जगत के बीच फासला भी स्पष्ट हो जाता था। परंपरागत ढलवा छत और चारों तरफ बना बरामदा बंगले को ठंडा रखता था। बंगले के परिसर में घरेलू नौकरों के लिए अलग से क्वार्टर होते थे। सिविल लाइंस में बने इस तरह के बंगले एक खालिश नस्ली गढ़ बन गए थे। आप देखें, आप ये चित्र देखें आप। बम्बई का एक बंगला 19वीं शताब्दी, जिनमें शासक वर्ग भारतीयों के साथ रोजाना सामाजिक संबंधों के बिना आत्मनिर्भर जीवन जी सकते थे। सार्वजनिक भवनों के लिए मोटे तौर पर 3 स्थापत्य शैलियों का प्रयोग किया गया। 2 शैलियाँ उस समय इंग्लैंड में प्रचलित चलन से आयातित थीं। इनमें से एक शैली को नवशास्त्री या नियो क्लासिकल शैली कहा जाता था। बड़े बड़े स्तंभों के पीछे रेखागणितीय संरचनाओं का निर्माण इस शैली की विशेषता थी। यह शैली मूल रूप से प्राचीन रोम की भवन निर्माण शैली से निकली थी, जिसे यूरोपीय पुनर्जागरण के दौरान पुनर्जीवित, संशोधित और लोकप्रिय किया गया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए उसे खास तौर से अनुकूल माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि जिस शैली में शाही रोम की भव्यता दिखाई देती थी, उसे शाही भारत के वैभव की अभिव्यक्ति के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। इस स्थापत्य शैली के भूमध्य सागरीय उद्गम के कारण उसे उष्ण कटिबंधीय मौसम के अनुकूल भी माना गया। 1833 में बम्बई का टाउन हॉल इसी शैली के अनुसार बनाया गया था। 1860 के दशक में सूती कपड़ा उद्योग की तेजी के समय बनाई गई बहुत सारी व्यावसायिक इमारतों के समूह को एल्फिंस्टन सर्कल कहा जाता था। बाद में इसका नाम बदलकर हार्निमान सर्कल रख दिया गया था। यह नाम भारतीय राष्ट्रवादियों की हिमायत करने वाले एक अंग्रेज संपादक के नाम पर पड़ा था। यह इमारत इटली की इमारतों से प्रेरित थी। इसमें पहली मंजिल पर ढके हुए तोरणपथ का रचनात्मक ढंग से इस्तेमाल किया गया। दुकानदारों और पैदल चलने वालों को तेज़ धूप और बरसात से बचाने के लिए यह सुधार काफ़ी उपयोगी था। आप देखें, बम्बई का टाउन हॉल, जिसमें अब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे का दफ्तर है। 20वीं सदी की शुरुआत से ही बंगलों में ढलवा छतों का चलन कम होने लगा था। हालांकि मकानों की सामान्य योजना में कोई बदलाव नहीं आया था। इधर देखें आप, एल्फिंस्टन सर्कल। यहाँ आप ग्रीको रोमन स्थापत्य शैली से प्रभावित स्तंभों और मेहराबों को देखिए। समृद्धशाली बिल्डिंगें। एक और शैली जिसका काफ़ी इस्तेमाल किया गया वह नवगाथिक शैली थी। ऊंची उठी हुई छतें, नोकदार मेहराबें और बारीक साजसज्जा इस शैली की खासियत होती हैं। गॉथिक शैली का जन्म इमारतों, खासकर से गिरजों से हुआ था, जो मध्यकाल में उत्तरी यूरोप में काफ़ी बनाए गए। नवगाथिक शैली को इंग्लैंड में 19वीं सदी के मध्य में दोबारा अपनाया गया। यह वही समय था जब बम्बई में सरकार बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रही थी। इसके लिए यही शैली चुनी गई। सचिवालय बम्बई
विश्वविद्यालय, उच्च न्यायालय जैसी कई शानदार इमारतें समुद्र किनारे इसी शैली में बनाई गई। इनमें से कुछ इमारतों के लिए भारतीयों ने पैसा दिया था। यूनिवर्सिटी हॉल के लिए सर कोवासजी जहांगीर रेड्डमनी ने पैसा दिया था, जो एक अमीर फारसी व्यापारी थे। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के घंटाघर का निर्माण प्रेमचंद रायचंद के पैसे से किया गया था और इसका नाम उनकी मां के नाम पर जाजाबाई टावर रखा गया था। भारतीय व्यापारियों को नव गाथिक शैली इसलिए रास आती थी क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेजों द्वारा लाए गए बहुत सारे विचारों की तरह उनकी बहु निर्माण शैलियों की प्रगतिशील थी और उनके कारण बम्बई को एक आधुनिक शहर बनाने में मदद मिलेगी। लेकिन नव गाथिक शैली का सबसे बेहतरीन उदाहरण विक्टोरिया टर्मिनस है, जो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी का स्टेशन और मुख्यालय हुआ करता था। अंग्रेजों ने शहरों में रेलवे स्टेशनों के डिजाइन और निर्माण में काफ़ी निवेश किया। आप देखें इस चित्र को, बम्बई सचिवालय H.S.T. क्लेयर विलिकिंस द्वारा बनाया गया डिजाइन, द बिल्डर, 20 नवंबर 1975 से लिया गया रेखा चित्र। क्योंकि वे अखिल भारतीय रेलवे नेटवर्क के सफल निर्माण को अपनी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानते थे। मध्य बम्बई के आसपास इन्हीं इमारतों का दबदबा था और इनकी नवगाथिक शैली शहर को एक विशिष्ट चरित्र प्रदान करती थी। 20वीं सदी के शुरुआत में एक नई मिश्रित स्थापत्य शैली विकसित हुई जिसमें भारतीय और यूरोपीय दोनों तरह की शैलियों के तत्व थे। इस शैली को इंडो सारा सैनिक शैली का नाम दिया गया था। इंडो शब्द हिंदू का संक्षिप्त रूप था, जबकि सारासेन शब्द का यूरोप के लोग मुसलमानों को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल करते थे। यहाँ की मध्यकालीन इमारतें गुंबदों, छतरियों, जालियों, मेहराबों से यह शैली काफ़ी प्रभावित थी। सार्वजनिक वास्तुशिल्प में भारतीय शैलियों का समावेश करके अंग्रेज यह साबित करना चाहते थे कि वे यहाँ के वैध और स्वाभाविक शासक हैं। राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया। यह परंपरागत गुजरात शैली का प्रसिद्ध उदाहरण है। उद्योगपति जमशेदजी टाटा ने इसी शैली में ताजमहल होटल बनवाया था। यह इमारत न केवल भारतीय उद्यमशीलता का प्रतीक थी, बल्कि अंग्रेजों के स्वामित्व और नियंत्रण वाले नस्ली क्लबों और होटलों के लिए एक चुनौती भी थी। इधर आप देखें यह शानदार चित्र विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन, F.W. स्टीवंस द्वारा बनाया गया डिजाइन। मद्रास लॉ कोर्ट्स 1889-1892। मुंबई में गॉथिक शैली का चलन बढ़ता जा रहा था, लेकिन मद्रास में इंडो सौर सैनिक शैली ही ज़्यादा परिपूर्ण। अदालत की इस इमारत की डिजाइन में पठान और गॉथिक दोनों शैलियों के तत्व दिखाई देते हैं। बम्बई के ज़्यादा भारतीय इलाकों में सजावट तथा भवन निर्माण और साज सज्जा में परंपरागत शैलियों का ही बोलबाला था। शहर में जगह की कमी और भीड़ भाड़ की वजह से बम्बई में खास तरह की इमारत भी सामने आई, जिन्हें चाल का नाम दिया गया। ये बहुमंजिला इमारतें होती थी जिनमें एक एक कमरे वाली आवासीय इकाइयाँ बनाई जाती थी। इमारत के सारे कमरों के सामने खुला बरामदा गलियारा होता था और बीच में दलान होता था। इस तरह की इमारतों में बहुत थोड़ी जगह में बहुत सारे परिवार रहते थे, जिससे उनमें रहने वालों के बीच मोहल्ले की पहचान और एकजुटता का भाव पैदा हुआ। इस महत्वपूर्ण बिल्डिंग के साथ इसको फिर से हम दिखा रहे हैं विद्यार्थियों को, विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन, F.W. स्टीवंस द्वारा बनाया गया डिजाइन। और इसको आप देख लें फिर से। बम्बई से ज़्यादा भारतीय इलाकों में सजावट एवं भवन निर्माण और साज सज्जा में परंपरागत शैलियों का भी बोलबाला था। शहर में जगह की कमी और भीड़ भाड़ की वजह से बम्बई में खास तरह की इमारतें भी सामने आई, जिन्हें चाल का नाम दिया गया। ये बहुमंजिला इमारतें होती थी जिनमें एक कमरे वाली आवासीय इकाइयाँ बनाई जाती थी। इमारत के सारे कमरों के सामने एक खुला बरामदा गलियारा होता था और बीच में दलान होता था। इस तरह की इमारतों में बहुत थोड़ी
जगह में बहुत सारे परिवार रहते थे, जिससे उनमें रहने वालों के बीच मोहल्ले की पहचान और एकजुटता का भाव पैदा हुआ। ताजमहल होटल आप देखें, इसे देखें, बम्बई की एक चाल, इमारतें और स्थापत्य शैलियाँ क्या बताती हैं? स्थापत्य शैलियों से अपने समय के सौंदर्यात्मक आदर्शों और उनमें निहित विविधताओं को पता चलता है, लेकिन जैसा कि हमने देखा कि इमारतें उन लोगों की सोच और नज़र के बारे में बताती हैं जो उन्हें बना रहे थे। इमारतों के जरिए सभी शासक अपनी ताकत की इज़हार करना चाहते थे। इस प्रकार एक खास वक्त की स्थापत्य शैली को देखकर हम यह समझ सकते हैं कि उस समय सत्ता को किस तरह से देखा जा रहा था, और वह इमारतों और उनकी विशिष्टताओं, ईंट पत्थर खंभे और मेहराब, आसमान छूते गुंबद या उभरी हुई छतें के जरिए किस प्रकार अभिव्यक्त होती थी। स्थापत्य शैलियों ने केवल प्रचलित रुचियों का ही पता नहीं चलता, वे उनको बदलती भी है। वे नई शैलियों को लोकप्रियता प्रदान करती हैं और संस्कृति की रूपरेखा तय करती है। जैसा कि हमने देखा कि बहुत सारे भारतीय भी यूरोपीय स्थापत्य शैलियों को आधुनिकता व सभ्यता का प्रतीक मानते हुए उन्हें अपनाने लगे थे, लेकिन इस बारे में उनकी राय एक जैसी नहीं थी। बहुत सारे भारतीयों की यूरोपीय आदर्शों से आपत्ति थी और उन्होंने देसी शैलियों को बचाए रखने का प्रयास किया। बहुतों ने पश्चिम के कुछ ऐसे खासियतों को अपना लिया जो उन्हें आधुनिक दिखाई देते थे और उन्हें स्थानीय परंपराओं के तत्वों में समाहित कर दिया। 19वीं सदी के आखिर से ऐसे औपनिवेशिक आदर्शों से भिन्न क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अभिरुचियों को परिभाषित करने के प्रयास दिखाई देते थे। इस तरह सांस्कृतिक टकराव की बृहत्तर प्रक्रियाओं के जरिए विभिन्न शैलियाँ बदलती और विकसित होती गई। इसलिए स्थापत्य शैलियों को देखकर हम इस बात को भी समझ सकते हैं कि शाही और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्थानीय के बीच सांस्कृतिक टकराव और राजनीतिक स्थान किस तरह से शक्ल ले रही थी। किसी ऐसी ऐतिहासिक इमारत को चुनिए जो आपको बहुत पसंद है, उसकी वास्तुशिल्पी विशेषताओं की सूची बनाइए और उसकी शैली के बारे में पता कीजिए। विचार कीजिए कि इसके लिए वही खास शैली क्यों चुनी गई। काल रेखा 1500 से 1700। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत में अपने ठिकाने स्थापित करती हैं। पणजी में पुर्तगाली 1510, मछलीपट्टनम में डच 1605, मद्रास 1639, बम्बई 1661, कलकत्ता 1690 में अंग्रेज तथा पांडिचेरी 1763 में फ्रांसीसी अपने ठिकाने बनाते हैं। 1757 प्लासी युद्ध में अंग्रेजों की निर्णायक जीत होती है, वे बंगाल के शासक हो जाते हैं। यह बता दें यहाँ पर सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच युद्ध की स्थिति थी, जिसमें अंग्रेज ने जीत हासिल की। 1773 ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। 1784 सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। 1793 कर्नवालिस संहिता बनी। 1803 कलकत्ता नगर सुधार पर लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लिखित मिनट्स। 1818 दक्कन पर अंग्रेजों का कब्जा, बम्बई को नए प्रांत की राजधानी बनाया गया। 1853 बम्बई से ठाणे तक रेल लाइन बिछाई जाती है। 1857 बम्बई में पहली स्पिनिंग और वीविंग मिल की स्थापना। 1857 बम्बई, मद्रास और कलकत्ता विश्वविद्यालयों की स्थापना। 1870 का दशक नगर पालिकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल किया जाने लगा। 1881 मद्रास हार्बर का निर्माण पूरा हुआ। 1896 मुंबई के वास्टन्स होटल में पहली बार फिल्म दिखाई गई। 1896 बड़े शहरों में प्लेग फैलने लगता है। 1911 कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाया जाता है। औपनिवेशिक शहरों में रिकॉर्ड संभाल कर क्यों रखे जाते थे? औपनिवेशिक संदर्भ में शहरीकरण के रुझानों को समझने के लिए जनगणना संबंधी आंकड़े किस हद तक उपयोगी थे? व्हाइट और ब्लैक टाउन शब्दों का क्या महत्व था? प्रमुख भारतीय व्यापारियों ने औपनिवेशिक शहरों में खुद को किस तरह स्थापित किया? औपनिवेशिक मद्रास में शहरी और ग्रामीण तत्व किस हद तक घुल मिल गए थे? और आप देखें 18वीं सदी में शहरी केंद्रों का रूपांतरण किस तरह हुआ? औपनिवेशिक शहर में सामने आने वाले नए तरह के सार्वजनिक स्थान कौन से हैं? उनके क्या उद्देश्य थे? 19वीं सदी में नगर नियोजन को प्रभावित करने वाली चिंताएं कौन सी थी? नए शहरों में सामाजिक संबंध किस हद तक बदले गए? मानचित्र कार्य भारत के नक्शे पर मुख्य नदियों और पर्वत श्रृंखलाओं को पारदर्शी कागज लगाकर रेखांकित करें। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास सहित इस अध्याय में उल्लिखित 10 शहरों को चिन्हित कीजिए और उनमें से किन्हीं 2 शहरों के बारे में संक्षेप में लिखिए
कि 19वीं सदी के दौरान उनका महत्व किस तरह बदल गया। इनमें से एक औपनिवेशिक शहर तथा दूसरा उससे पहले का शहर होना चाहिए। परियोजनाकार पता लगाइए कि आपके कस्बे या गांव में स्थानीय प्रशासन कौन सी सेवाएं प्रदान करता है। क्या जलापूर्ति, आवास, यातायात और स्वास्थ्य और स्वच्छता सेवाएं भी उनके हिस्से में आती हैं। इन सेवाओं के जरिए संसाधनों की व्यवस्था कैसे की जाती है, नीतियाँ कैसे बनाई जाती हैं। क्या शहरी मजदूरों या ग्रामीण इलाकों के खेतिहर मजदूरों के पास नीति निर्धारण में हस्तक्षेप का अधिकार होता है, क्या उनसे राय ली जाती है। अपने निष्कर्षों के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। अपने शहर या गांव में 5 तरह की इमारतों को चुनिए। प्रत्येक के बारे में पता लगाइए कि उन्हें कब बनाया गया, उनको बनाने का फैसला क्यों लिया गया, इसके लिए संसाधनों की व्यवस्था कैसे की गई, उनके निर्माण का जिम्मा किसने उठाया और उसके निर्माण में कितना समय लगा। इन इमारतों के स्थापत्य वास्तु शैली संबंधी आयामों का वर्णन कीजिए और औपनिवेशिक स्थापत्य से उनकी समानता एवं विभिन्नताओं को चिन्हित करिए। अर्थात तुलनात्मक अध्ययन करके इन चीज़ों को लिखना है। और हम उन पुस्तकों के बारे में आपको बता दें, दिखाते हैं। इनका अध्ययन करेंगे तो और विस्तार से आपको जानकारी मिलेगी। ये आपने देखा, ये प्रमुख पुस्तकें जिनसे जानकारी में और वृद्धि की जा सकती है। काल रेखा हम आपको हमेशा की तरह एक बार फिर से दिखाएंगे ही। औपनिवेशिक शहर के संदर्भ में आपको यह विविध जानकारियाँ दी जा रही थी। काल रेखा देख लें आप एक बार फिर से। औपनिवेशिक शहर से संदर्भित विषय वस्तु आपके बीच में रखी गई और इसी के साथ यह अध्याय पूर्ण होता है।